हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एन पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉइनेज, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग तरह के फेजेस को समझ रहे हैं इतिहास के, जहाँ पर कॉइन्स की डेवलपमेंट हमें इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलती है। अभी तक हम लोगों ने स्टोन एज की बात कर ली है, चैल्कोलिथिक कल्चर की बात कर ली, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर ली, उसके साथ हमने ऋग्वेदिक एज की भी बात करी थी और लेटर वैदिक एज की भी बात करी थी। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में। पंच मार्क्ड कॉइन्स की कहानी जो शुरू होती है, राइटर यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि सबसे पुराने सिक्के जो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो दोस्तों देखने को मिलते हैं वो हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, अब इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स क्यों बोला जाता है, ये वाली चीज़ आप बहुत डिटेल में ऑलरेडी जानते हो, जिसको हमने पूनम दलाल दहिया से पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है। ठीक है, और काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में कवर करा हुआ है। फिर भी लेकिन यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन है मैं उसके बारे में आपको डिटेल तरीके से बताऊँगा। जो भी आपको नया कुछ लगे तो आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस के नोट्स के अंदर। तो पंचमार्क कॉइन्स जो हैं वो ओल्डेस्ट कॉइन्स हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो है, यहाँ पर जो वर्ड है पंच, यानी कि इनके ऊपर पंचिंग करी जाती थी। एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हो कि ये एक मेटल की शीट है, इससे एक कटिंग करी जा रही है, तो ये कटिंग करके हमारे पास आ गया यहाँ पर एक सिक्का। शुरू में मेटल शीट्स को ही कट करके सिक्के निकाले जाते थे, बाद में एक डाई का इस्तेमाल करके एक प्रकार से जो एक पंच की तरह काम करता था, और यहाँ पर इसके नीचे हो सकता है कि कुछ सिंबल्स वगैरह इंस्क्राइब्ड हो इसके अंदर। जैसे ही इसका जो डाई का बिल्कुल थप्पा कॉइन के ऊपर लगेगा तो ये वाला जो सिंबल है ये इसके ऊपर भी छप कर आ जाएगा। अब कभी कभार ये जब सिक्का गर्म होता था तब डाई इस पर मारी जाती थी, तब ये जो कोई भी टेक्स्ट है इसके ऊपर इंस्क्राइब कर जाता था। और कभी कभार अगर मेटल शीट जो है वो थिन है तब भी उसके ऊपर इस प्रकार के सिंबल्स बनाए जा सकते हैं। ये कैसे होता था इसको हम आज के लेक्चर में डिटेल तरीके से जानेंगे। सबसे पुराने जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं, फैक्ट ये याद रखना आप लोग दोस्तों कि दीज आर पंच मार्क्ड कॉइन्स। ये किस किस से बने होते थे? ज़्यादातर जो हैं ये हमें सिल्वर के देखने को मिलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर, और कुछ जो हैं वो हमें कॉपर के भी देखने को मिलते हैं। इनकी शेप अलग अलग प्रकार की होती थी। जनरली तो रेक्टेंगुलर शेप के ही होते थे, लेकिन कभी कभार कुछ कुछ पंच मार्क्ड कॉइन्स आपको स्क्वायर शेप या राउंडेड शेप के अंदर भी देखने को मिल जाते थे। अब जो ब्लैंक्स, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है ब्लैंक्स, कि ब्लैंक्स यूज़ करे जाते थे इन सिक्कों को बनाने के लिए। ब्लैंक्स दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये जो मेटल शीट्स के मेटल शीट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, इन्हीं को दोस्तों बोला जाता है ब्लैंक्स। इन्हीं मेटल शीट्स को नाम दिया जाता है ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स हैं ये जो एक प्रकार से जो मेटल शीट्स हैं, इन मेटल शीट्स को सबसे पहले तो ब्लैंक्स को ना आप मेटल शीट्स भी बोल सकते हो। इन मेटल शीट्स को थोड़ा सा, ये थिक है या थिन है, ये तो अलग अलग एम्पायर के लोग या जो लोग इनको कॉइन्स को बना रहे हैं वो डिसाइड कर लेते थे। ये मोटी है पतली है शीट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। समझने वाली बात यह है कि मेटल शीट्स में हम लोग एक गोल शेप के आकार के शेप को कट करेंगे। रेक्टेंगुलर भी वो हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल के राउंडेड फिगर इसलिए बताया क्योंकि करंट कॉइन्स जो जिससे आप वाकिफ़ हो वो राउंडेड शेप के हमें देखने को मिलते हैं। तो ब्लैंक्स जो यूज़ करे जाते थे इन कॉइन्स को बनाने के लिए, जर्नली वो कट करे जाते थे फ्रॉम अ मेटल शीट। कभी कभार अगर मेटल शीट से अगर हमें सिक्के नहीं बनाने हैं अलग अलग शेप के, तो सिंपली मेटल ग्लोब्यूल्स को भी यूज़ करा जाता था, जो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हम लोग बात कर रहे थे गोल्ड ग्लोब्यूल्स की, जो कि मटर माला जैसी एक सोने की जो माला होती है उसका एक अगर आप मोती ले लो, और मान लो ये मोती जो है वो स्फेरिकल शेप के अंदर है, इसके ऊपर आप इंटेंस प्रेशर डालोगे तो ये चपटा हो जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा, और फिर इसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से ठोक ठोक कर एक सिक्के जैसी शेप या नक्काशी दी जा सकती है। ठीक है, अब इसके ऊपर कभी कभार कुछ एक सिंबल होता था, कभी कभार एक भी सिंबल नहीं होता था, और कभी कभार एक से ज़्यादा सिंबल भी होते थे इन सिक्कों के ऊपर, और वो सारे सिंबल्स इन सिक्कों के ऊपर हैमर करे जाते थे, किसी एक ठोस ऑब्जेक्ट से इनके ऊपर ठोके जाते थे ताकि उन सिंबल्स की जो नक्काशी है वो इन सिक्कों के ऊपर छप जाए।
और ये वाला जो काम करा जाता था ये डाइस की मदद से करा जाता था, या जिसको हम पंचेस भी बोलते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से होते थे जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया था कि जैसे आप एग्ज़ाम्स देते हो तो एग्ज़ाम देने के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो इन्विजिलेटर होता है वो एक प्रकार से ब्लू कलर की एक इंक का डब्बा लेकर आता है ना। और यहाँ पर इन्विजिलेटर या कोई भी जो इम्प्रिंट होता है ऑलरेडी निशान इसके ऊपर होता है, ब्लू कलर की डाई में उसको डिप करने के बाद जो आपका शीट ऑफ पेपर होता है उसके ऊपर ये जो इम्प्रिंटेड निशान होता है ये छोड़ दिया जाता है। सिमिलरली अगर कोई हॉट मेटल है या पतला मेटल है या कैसा भी वो मेटल है, अगर यहाँ पर ये जो डाई है या ये जो पंच है ये अगर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके नीचे कोई टेक्स्ट वगैरह या कोई भी चीज़ लिखी हुई है, अगर आप बिल्कुल इंटेंस प्रेशर के साथ हैमरिंग कर दोगे उसकी सिक्के के ऊपर तो उसका निशान भी इन सिक्कों के ऊपर आ जाएगा। इसलिए हम इनको क्योंकि पंचिंग से बना रहे हैं, डैट इज़ वाई हम इनके लिए जो नाम यूज़ करते हैं इन सिक्कों के लिए इसको हम कहते हैं पंच मार्क कॉइन्स। तो आई होप आपको पंच मार्क कॉइन्स के बेसिक्स और इसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो कॉइन्स हैं इनकी कोई एक फिक्स शेप नहीं होती थी। भारत के इतिहास में ये पंच मार्क कॉइन्स हमें इरेगुलर शेप के देखने को मिलते हैं। कभी कभार इनके कॉर्नर्स को काटा भी जाता था। स्निप्ड ऑफ का मतलब होता है काटना, ताकि इनका वेट जो है वो एडजस्ट करा जा सके। कोशिश यही होती थी जब पंच मार्क कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि उस ज़माने के राजा महाराजाओं की कोशिश यही होती थी कि वो एक स्टैंडर्ड वेट में लाने की ढालने की कोशिश करें इन पंचमार्क सिक्कों को, इन पंचमार्क कॉइन्स को, जिनका वेट जर्नली जो देखा गया है आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस के द्वारा वो है 32 रत्तीस। अब उस टाइम पर जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, तराजू या जो वेइंग मशीन होती थी ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं होती थी, लेकिन हमें किसी चीज़ से तो इंडिकेशन करना है कि सामने वाले का जो वज़न होना चाहिए किसी एक ऑब्जेक्ट का, सामने वाले ऑब्जेक्ट का वो कितना होना चाहिए। तो उसके लिए जो ये रत्ती के जो बीज होते थे, जो सीड्स होते थे, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, 32 रत्तीस के, यानी कि अगर आप 32 रत्ती के सीड्स को एक जगह पर रख दो उतना साइज़ जनरली एक पंचमार्क कॉइन का होता था। और अगर हम इसको ग्रेन्स में नापें तो इट वॉज यूजली अबाउट 56 ग्रेन्स। अगर आप 56 अनाज के जो टुकड़े होते हैं अगर आप उसको ले लोगे तो उतना वेट होता था। या तो एक रत्ती का सीड का जितना वेट होता है ऐसे आप 32 रत्तीस ले लो उतना वेट होता था पंचमार्क कॉइन्स का। पुराने ज़माने के अंदर ग्रेन्स ही एक ऐसा माध्यम था जिसको एक बेस बनाकर, जिसको एक पैरामीटर बनाकर वेइंग मशीन की तरह यूज़ करा जाता था। ठीक है, नॉट वेइंग मशीन बट एक वज़न को नापने के लिए, और स्पेशली मेटल्स के वज़न को नापने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों एडिशनली एक पॉइंट लिखा हुआ है जहाँ पर राइटर ने सिंपली ये लिखकर छोड़ दिया 1 ग्रेन। इसको ज़रा हम समझते हैं कि क्या मतलब है, राइटर यहाँ पर 1 ग्रेन से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना। 1 ग्रेन जो है, ये जो 1 ग्रेन है इसको ना एक स्टैंडर्ड ऑफ वेट की तरह एंशिएंट इंडिया में यूज़ करा जाता था। आप 1 ग्रेन को एक यूनिट ऑफ मास भी बोल सकते हो। ठीक है, कि आपको किसी चीज़ का वज़न लेना है और उसको आप एक सिंबॉलिज्म के तौर पर एक इंडिकेशन दे रहे हो तो आप उसको यूनिट ऑफ मास जो है आप वो भी बोल सकते हो। ये होता कितना था, अगर हम इसे मिलीग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है, अगर हम इस यूनिट ऑफ मास को मिलीग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करें तो ये निकल कर आएगा लगभग अराउंड 64.7891 मिलीग्राम्स। अगर रफ फिगर में अगर आप इसको बोलो तो आप इसको 65 मिलीग्राम्स भी बोल सकते हो। एक ग्रेन का जो वज़न होता था, मैं मिलीग्राम में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसको ग्राम्स में तोलना है, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर एक चीज़ होगी। अगर आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हो तो वो निकल कर आएगा अराउंड 0.0648 ग्राम्स। ठीक है, ये ग्रेन का साइज़ होता था। हिस्टोरिकली जो एक एवरेज वेट होता था सीरियल ग्रेन का उसको यूज़ करा जाता था ताकि हम मेटल्स के वज़न को कंपेयर कर सकें या मेटल्स के वज़न को जो है वो नाप सकें। ठीक है, तो जर्नली ग्राम्स में जो कैलकुलेट करा जाता था एक सीरियल का जो ग्रेन रखा जाता था ऑन एन एवरेज कि उसका वज़न कितना होता है,
तो एवरेज तौर पर मेजॉरिटी ऑफ द ग्रेन्स का जो वजन ग्राम में निकल कर आता था, सिर्फ एक ग्रेन के पार्टिकल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक सिंपल एक ग्रेन के वजन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो ग्राम में होता था 0.0648 ग्राम्स, 0.0648 ग्राम्स। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप याद रखना दोस्तों। पंचमार्क कॉइन्स जो हैं वो हमें पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, और वो बहुत सारी जगह पर हमें सर्कुलेट होते हुए दिखते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर काफ़ी लंबे समय के लिए। ठीक है, टिल अर्ली सेंचुरी सी, जब तक सी का ज़माना नहीं आ जाता है कॉमन एरा का, तो बिफोर कॉमन एरा के ज़माने से लेकर कॉमन एरा के ज़माने तक हमें पंचमार्क कॉइन्स की सर्कुलेशन इंडिया के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वेरियस रीजन्स में हमें देखने को मिलती है। और सबसे ज़्यादा लंबा समय जो पंचमार्क कॉइन्स ने बिताया, ठीक है, उनकी सर्कुलेशन ने जो बिताया, वो हमें दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिलता है, इन पेनिनसुलर इंडिया। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए ये पंचमार्क कॉइन्स। अब जो पंचमार्क कॉइन्स हैं, अगर हम उत्तर भारत के अंदर इनके बारे में अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पर नर्दर्न इंडिया की बात करें, तो नर्दर्न इंडिया के अंदर जो पंचमार्क कॉइन्स हैं वो हमें एक जैसे देखने को नहीं मिलते थे। उनके अंदर कुछ आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस एंड डिफ्रेंसिएशंस हमें देखने को मिलती हैं। पंचमार्क कॉइन्स जो कि नर्दर्न इंडिया के थे, उनको आप डिवाइड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, 4 मेन सीरीज़ के अंदर या 4 मेन कैटेगरीज़ के अंदर आप उसको बोल सकते हो, जिसके अंदर अलग अलग रीजन्स में जो ये आपको पंचमार्क कॉइन्स देखने को मिलेंगे, जिनको आप अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर विभाजित करके समझना चाहते हो, तो हमें देखना पड़ेगा उनका वेट। ठीक है, नंबर ऑफ पंचमार्क कॉइन्स इशूड इन दैट रीजन एंड नेचर ऑफ पंचमार्क कॉइन्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनका एरिया ऑफ सर्कुलेशन, के कहाँ पर वो सर्कुलेट होते थे, कहाँ पर वो फेमस थे। तो जो सबसे पहला एरिया जो कि प्रोमिनेंट बना पंचमार्क कॉइन्स की सर्कुलेशन के लिए, इट वॉज तक्षशिला गांधार टाइप, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पर जो टाइप वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप पंचमार्क कॉइन्स के एक तरीके से उसके ब्रॉडर क्लासिफिकेशन की आप यहाँ पर बात कर सकते हो। तो तक्षशिला गांधार टाइप या गांधार तक्षशिला टाइप ऑफ पंचमार्क कॉइन्स। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक्स जान लेते हैं ज़रा। आप मुझे बताओ, जो तक्षशिला रीजन है वो आज के समय में हमें कहाँ देखने को मिलता है? वेयर इज तक्षशिला? पाकिस्तान के अंदर। एंड गांधार क्या, और गांधार कहाँ पर है? गांधार भी पाकिस्तान के अंदर है। तो अगर हम तक्षशिला और गांधार के बीच में एक लिंक को ड्रॉ करने की कोशिश करें कि इनके बीच में लिंक क्या था, तो हमें दोस्तों ये जानने को मिलेगा दैट तक्षशिला जो है, तक्षशिला was the capital city, it was the capital city of ancient गांधार किंगडम। ठीक है, एंशियंट टाइम में ये जो गांधार किंगडम था, इसकी कैपिटल सिटी थी तक्षशिला। ठीक है, और आज के समय में चाहे आप गांधार की बात करो, चाहे आप तक्षशिला की बात करो, जिस कंट्री के अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज पाकिस्तान। ओके, गांधार की अगर हम बात करें, बेसिक्स अगर हम यहाँ पर अपने रिवाइज करें, तो ये वन ऑफ द 16 महाजनपद में से एक जनपद, एक महाजनपद था। ठीक है, 16 जो महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से एक महाजनपद जो था वो गांधार था। ठीक है, 6th सेंचुरी BC के अंदर ये गांधार किंगडम जो है ये फ्लरिश होता है, ये प्रोमिनेंस में आता है, ये पावरफुल एरिया बनता है इन्फ्लुएंस का। और तक्षशिला जो था एक मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग बना, जो कि आगे चलकर कैपिटल सिटी भी बनता है गांधार किंगडम की। एंड इट वॉज अ मेजर लर्निंग सेंटर स्पेशली फॉर द स्टडीज ऑफ बुद्धिज्म आगे चलकर। ठीक है, एंड this was located, that this Taxila region was located on the hub of Silk Road। thousands of years तक ये वहाँ पर लोकेट था, जहाँ पर सिल्क रोड भी कनेक्ट होती थी। ठीक है, तो गांधार की अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड सम एरियाज ऑफ अफगानिस्तान तक भी ये फैला हुआ था। मैं गांधार की फ़िलहाल यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपको,
आपसे। और इसके जो कैपिटल थे, गांधार की कैपिटल हमेशा से या फिर इकलौती सिर्फ तक्षशिला जो है सिटी वो नहीं रही है। गांधार की कैपिटल भी हमें इतिहास के पन्नों में अलग अलग देखने को मिलती है। एक जो जगह थी जो कि कैपिटल थी गांधार की, इट वॉस, ये कुछ नाम आप याद रख सकते हो, जिस जगह को हम लोग कहते थे पुष्कलावती, पुष्कलावती, ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम भी था पुष्कलावती का, इसको हम चरसड्डा रीजन भी कहते थे। ये भी एक टाइम पर कैपिटल रह चुका है गांधार किंगडम की। उसके बाद एक सिटी थी अगेन विच बिकेम कैपिटल ऑफ द गांधार किंगडम, इट वॉज पुरुषपुरा, जिसको आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं इन पाकिस्तान। और आगे चलकर जो इसकी कैपिटल जो बनी, इट वॉज तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला जो है, तक्षशिला का जो मतलब है, इसका मीनिंग होता है सिटी ऑफ कट स्टोन, ठीक है, या फिर रॉक ऑफ तक्ष। तक्षशिला एक बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड लर्निंग सेंटर बना, जैसा कि मैंने आपको बताया, बुद्धिज़्म की स्टडी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर लार्जेस्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ एज अ सेंटर, एज अ हब ऑफ लर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस होना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर रिनाउंड जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पर डेवलप हुए और अलग अलग दुनिया के कोनों से यहाँ पर स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को बुद्धिज़्म के अंदर करने आते थे। ये जो था, क्योंकि ये रीजन सिल्क रोड के साथ कनेक्टेड था, सिल्क रोड के पास सिचुएटेड था, तो दिस रीजन ऑल्सो हैड सिग्निफिकेंस इन ट्रेड, ठीक है। आज के समय में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये चीज़ आप याद रखना, ओके। तक्षशिला गांधार रीजन के बारे में। तो एक कैटेगरी के जो पंचमार्क कॉइन्स दोस्तों जो हमें देखने को मिलते हैं वो हैं तक्षशिला गांधार टाइप ऑफ पंचमार्क कॉइन्स। अब ये जो रीजन है दोनों के दोनों पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है, तो हम इस तरह के पंचमार्क कॉइन्स को हम लोग बोलते हैं देवर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न स्टाइल। यहाँ पर हैवी वेट स्टैंडर्ड फॉलो करा जाता था पंचमार्क कॉइन्स को बनाने के लिए। और यहाँ पर जो पंचमार्क कॉइन्स होते थे वो सिंगल पंच टाइप के कॉइन्स थे, यानी कि ये जो सिक्का बना हुआ है इसके ऊपर एक ही पंच करा जाएगा, सिंगल पंच करा जाएगा, और फिर उसके बाद इस सिक्के के ऊपर जो नक्काशी है, कुछ इंस्क्राइब अगर हमें करना है तो वो करा जाएगा। दूसरी कैटेगरी जो हमें पंचमार्क कॉइन्स की ऑन द बेसिस ऑफ रीजन जो डेवलप होती है भारत के अंदर देखने को मिलती है, डैट वॉज कोसाल टाइप ऑफ पंचमार्क कॉइन्स, एंड दिस टाइप ऑफ पंचमार्क कॉइन्स बिकेम वेरी फेमस इन द मिडल गंजेटिक वैली, मिडल गंगा वैली, ठीक है। तो ये जो एरिया है कोसाल किंगडम, ये कहाँ पर लोकेटेड था, वेयर वॉज कोसाल, कहाँ देखने को मिलता है आपको कोसाल किंगडम? दिस वॉज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर, ठीक है। और इस रीजन के बारे में आप जानते हो ये एक एंशिएंट इंडिया का किंगडम था, जिसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। ये रामायण के ग्रंथ के अंदर इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। कोसाल भी एक महाजनपद था, ठीक है, जिसकी कैपिटल थी अयोध्या के अंदर इन मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश, ओके। ये जो किंगडम है ये एक डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड था, और उसी डायनेस्टी को माना जाता है कि भगवान श्री राम की वो जो एक तरीके से पूर्वजों की जो डायनेस्टी होती है, तो वो भगवान श्री राम की डायनेस्टी थी। हिस्टोरियंस इसको जो नाम देते हैं, जो नाम इसका जानते हैं, वो बताते हैं इट वॉज इश्कवाकू डायनेस्टी, ठीक है, इश्कवाकू डायनेस्टी, ठीक है। इस रीजन में वो हमें देखने को मिलती है इश्कवाकू डायनेस्टी, which was associated with the legendary king Ram, who is mentioned in the epic रामायण, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो इसके बारे में, कोसाल किंगडम के बारे में, ओके। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को?
अगली कैटेगरी के जो पंचमार्ट कॉइन्स दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं, अगेन जो एक एरिया के साथ फेमस हुए, जो प्रचलित हुए, देवर अवंती टाइप ऑफ पंचमार्ट कॉइन्स विच वर एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न इंडिया रीजन। ठीक है, तो अवंती जो है वो भी एक महाजनपद था, ठीक है, जो कि आपको मॉडर्न डे मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, वेस्टर्न इंडिया के अंदर। यार वेस्टर्न इंडिया इसको इसलिए बोला जा रहा है, वैसे तो आप कहोगे कि सर मध्य प्रदेश तो सेंट्रल इंडिया के अंदर आता है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश दिस रीजन हैड इट्स बॉर्डर्स विद करंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो थोड़ा सा एमपी के साथ और कुछ महाराष्ट्र के साथ ये टच होता था, रीजन था। और वन ऑफ द 16 महाजनपद में से ये भी एक महाजनपद था। इसकी भी सिग्निफिकेंस जो है ट्रेड में, कल्चर में, रिलीजन में, स्पेशली बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के साथ इस रीजन की जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वो एसोसिएटेड थी। ठीक है, और आगे चलकर हमें ये देखने को मिलता है कि जो अवंती जो रीजन था, जो पूरा का पूरा किंगडम था, उसको मर्ज कर लिया गया था मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। अवंती के बारे में एक मैं आपको दोस्तों जो यूनिक फैक्ट जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो उज्जैन नाम का जो रीजन था मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, जो उज्जैन रीजन है, जो कि अवंती किंगडम के अंतर्गत ही आता हुआ एक एरिया था। उज्जैन सर्व्ड एज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ गुज्जर प्रतिहा डायनेस्टी। जो ये गुज्जर प्रतिहा डायनेस्टी थी उसकी पहली कैपिटल था उज्जैन। ठीक है, आफ्टर मौर्यन एम्पायर पीरियड, जब यहाँ पर हमें गुज्जर प्रतिहार की प्रोमिनेंस जो है वो देखने को मिलती है। तो ये वाली बात भी आप याद रखना। उसके बाद हमें फोर्थ टाइप के जो पंचमार्ट कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम फिलहाल यहाँ पर एक बात करें, कोसाल टाइप के जो ये मिडल गंजेटिक वैली के अंदर जो पंचमार्ट कॉइन्स थे, उनका हैवी वेट स्टैंडर्ड था। मल्टीपल पंच मार्क्स थे उन सिक्कों के ऊपर जो इस रीजन के साथ एसोसिएटेड थे, विच वॉज कोसाल रीजन। अवंती टाइप ऑफ वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो पंचमार्ट कॉइन्स देखने को मिलते हैं हमें, इनका लाइट वेट स्टैंडर्ड था और सिंगल पंच मार्क इनके ऊपर हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम लास्ट टाइप ऑफ पंचमार्ट कॉइन्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, तो वो थे मगधन टाइप ऑफ पंचमार्ट कॉइन्स जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इनका वेट सिस्टम कैसा था, दे हैड लाइट वेट स्टैंडर्ड, और यहाँ पर भी हमें इसके अंदर भी मल्टीपल पंचेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखना। अगर हम बात करें मगध, मगध प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ देखने को मिलता है हमें मगध रीजन, बिहार के अंदर। ठीक है, तो मगध एक पावरफुल किंगडम था, ठीक है, जो कि सेंटर्ड था इन प्रेजेंट डे बिहार रीजन। यहाँ पर मगध रीजन के साथ हिस्ट्री में हमें बड़ी सारी पावरफुल डायनेस्टीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोमिनेंट डायनेस्टीज़ के अगर हम यहाँ पर नेम लें तो वो जो हमें मगध रीजन के अंदर देखने को मिलती हैं, सबसे पहले तो इट वॉज हरेण्यक डायनेस्टी। ठीक है, जिसका फाउंडर था बिम्बिसार, जिसने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस का जो पूरा का पूरा गेम जो है वो यहाँ पर खेला था और कॉन्क्वेस्ट भी करी थी उसके साथ साथ अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए, जिसके बारे में हमने 6th क्लास की तमिलनाडु एनसीईआरटी में पढ़ा था। ठीक है, फिर नंदास भी जो हैं वो हमें इसी रीजन के साथ एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि अपनी वास्ट आर्मी के लिए जाने जाते थे, एंड दे उनकी फोर्सेस के अंदर, उनकी आर्मी के अंदर बड़े बड़े जो साइज़ के जो एलिफेंट्स थे, और नंबर ऑफ़ एलिफेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, एलिफेंट सोल्जर्स भी थे उनके पास। और ये रीजन जो था नंदा डायनेस्टी ने जहाँ जहाँ अपना कब्जा कर रखा था उसको बहुत पावरफुल और रिच बना रखा था मगधन एम्पायर के अंतर्गत। और फिर फाइनली हमें इसी रीजन के अंदर, मगधन रीजन के अंदर, एम्पायर के अंदर, नॉट एम्पायर, मगधन रीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है मौर्यन एम्पायर का आरंभ। ठीक है, तो 6th और दो ग्रेटेस्ट रूलिंग जो डायनेस्टीज़ में से मगधन रीजन के अंदर जो हमें देखने को मिलती है वो मौर्यन एम्पायर देखने को मिलता है। इट वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना।
मगध जो है वो फेमस इस चीज़ के लिए भी था कि ये पहला ऐसा एम्पायर था जिसने इफेक्टिवली एलिफेंट्स को यूज़ करा था अपनी आर्मी के अंदर। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इस रीजन की काफ़ी ज़्यादा थी और इसके पास भी कुछ प्रोमिनेंट कैपिटल्स इसके साथ जुड़े रह चुके हैं इतिहास के अंदर। उनमें से एक प्रोमिनेंट जो कैपिटल रीजन था इट वॉज राजगृह है, जिसको हम राजगीर भी बोलते हैं। और बाद में यहाँ पर जो प्रोमिनेंट कैपिटल सिटी जो हमें देखने को मिलती है इट वॉज पाटलिपुत्र, मॉडर्न डे पटना। ठीक है, ये भी एक मेजर सेंटर ऑफ पावर रह चुका है, सेंटर ऑफ लर्निंग रह चुका है फॉर बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म एलोंग साइड हिंदुज़म ऑल्सो। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 तरीके के पंचमार्ट कॉइन्स के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया। एक बारी पेज को क्लीन करके मैं आपको फिर से चारों रीजन्स को मार्क करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हम दोस्तों अगर देखें तो हमने यहाँ पर देखा कि पंचमार्ट कॉइन्स जो नॉर्थ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं उनको हम 4 मेजर कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ रीजन बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले जो हमने बात करी वो बात करी तक्षशिला गांधार टाइप के पंचमार्ट कॉइन्स। दूसरी जो हमने यहाँ पर बात करी वो बात करी हमने कोसाल टाइप ऑफ पंचमार्ट कॉइन्स ऑफ मिडल गंजेटिक रीजन। फिर हमने बात करी तीसरी तरीके के पंचमार्ट कॉइन्स के बारे में, इट वॉज अवंती टाइप ऑफ पंचमार्ट कॉइन्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया रीजन। एंड फाइनली जो हमने बात करी देवर मगधन टाइप ऑफ पंचमार्ट कॉइन्स। ठीक है, तो इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप याद रखना, जो मैंने आपको यूनिक फैक्ट्स बताए। वैसे उनको बहुत ज़्यादा आपको जानने की कोई नीड नहीं है क्योंकि हम NCERTs में ऑलरेडी उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बता रखे हैं, और वो भी 6th क्लास की तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो कोई ज़्यादा हायर लेवल की बुक की भी उसकी कोई नीड नहीं है आपको उन सारे फैक्ट्स को रिकॉल करने के लिए। तो जो चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें आगे चलकर कॉइनेज पैटर्न के अंदर, यानी कि अलग अलग प्रकार के जिस भी तरीके के कॉइन्स जो हैं अलग अलग किंगडम, अलग अलग रीजन, अलग अलग रूलर्स के साथ जो हमें एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं, उनके अंदर एक ख़ास बात ये थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर दोस्तों जिस प्रकार के जो पॉलिटिकल चेंजेस थे जो आते जा रहे थे, उसी तरीके से कॉइन्स के अंदर भी जैसा जैसा सत्ता का परिवर्तन हो रहा था जिस एरिया के अंदर, जैसे जैसे एम्पायर, किंगडम और उनके साथ एसोसिएटेड जो रूलर्स हैं उनका आगमन हमें देखने को मिलता है। उनका जैसे ही सत्ता में बैठकर नए प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, नए तरीके से सिक्कों को बनवाने का जो ऑर्डर है, जो हुक्म है, जो फरमान है वो जारी करना, जब ये सब सिलसिला चलता है उसी प्रकार से हमें कॉइनेज के अंदर पैटर्न्स जो हैं वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही मगधन एम्पायर का एक्सपेंशन होता है तो मगधन टाइप के जो पंचमार्ट कॉइन्स जो थे धीरे धीरे कर ये कॉइन्स मगधन रीजन के जो पंचमार्ट कॉइन्स थे उन्होंने सभी दूसरे तरीके के जो दूसरे रीजन्स में जो पंचमार्ट कॉइन्स यूज़ होते थे जिनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, जैसे अभी आपने देखा कि तक्षशिला गांधार टाइप के पंचमार्ट कॉइन्स के अलग फीचर्स हैं जो कि कोसाल टाइप से काफ़ी अलग हैं। अवंती टाइप के पंचमार्ट जो कॉइन्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं एज़ कम्पेयर टू तक्षशिला गांधार टाइप, कोसाल टाइप एंड मगधन टाइप। तो सबके अलग अलग अपने खुद के प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, लेकिन मगधन एम्पायर की एक्सपेंशन के साथ आपको मगधन टाइप के जो पंचमार्ट कॉइन्स थे वो ज़्यादा प्रोमिनेंस में देखने को मिलते हैं, उनकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ गई और धीरे धीरे करके उन्होंने बाकी दूसरे तरीके के जो पंचमार्ट कॉइन्स थे लाइक तक्षशिला गांधार टाइप, कोसाल टाइप, अवंती टाइप या और भी रीजन्स में जिस भी तरक्की के पंचमार्ट कॉइन्स यूज होते थे, धीरे धीरे करके उनको रिप्लेस कर दिया गया था मगधन टाइप ऑफ पंचमार्ट कॉइन्स के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो पंचमार्ट कॉइन्स रहे हैं वो मगधन रीजन के रहे हैं। अब ये जो कॉइन्स हैं पंचमार्ट कॉइन्स के बारे में राइटर हमें ये बता रहे हैं कि इनके साथ एसोसिएटेड कोई लेजेंड्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। लेजेंड्स का मतलब ये है कि इन कॉइन्स के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि इनको जो इशू करा गया वो किसी स्टेट के द्वारा करा गया हो, ना कि किसी रूलर के द्वारा। हमें क्योंकि बाद में जब ये लेटर वैदिक एज के बाद का जो टाइम पीरियड आता है 6th सेंचुरी BC के बाद, जब हमें फर्स्ट अर्बनाइजेशन का, सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज जब हमें देखने को मिलता है, तो हमें वहाँ पर ये भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कुछ कुछ पंचमार्ट कॉइन्स के ऊपर कि उनको किसी सिटी ने इशू कर रखा है, या जो गिल्ड्स की जो एसोसिएशंस होती थी, जो मर्चेंट बैंकर्स वगैरह होते थे, उन्होंने इशू कर रखा होगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रैक्टिस है पंचमार्ट कॉइन्स को इशू करने की, ये हमें आगे चलकर जिस भी प्रकार का जो
किंगडम होता था, एम्पायर होता था, और उनका जिस भी प्रकार का रूल होता था उसके अनुसार हमें ये पंचमार्ट कॉइन्स देखने को मिले हों। जो सिंबल्स इन पंचमार्ट कॉइन्स पे होते थे वो अलग अलग प्रकार के होते थे। किसी किसी पर हमें देखने को मिलता था कि कुछ ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस जो हैं वो हैं, कहीं पर जो सिंबल्स बने हुए हैं वो प्लांट्स के बने हुए हैं, एनिमल्स के, सन के, व्हील, माउंटेन, ट्रीज़, कभी कभार ट्री इन रेलिंग। ट्री इन रेलिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपको लाइन से जो है पेड़ देखने को मिल रहे हैं पंचमार्ट कॉइन्स के ऊपर, वो इक्के दुक्के पेड़ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पूरी लाइन से पेड़ों का एक पूरा प्रॉपर तरीके से एक रेलिंग, एक पैटर्न है। फिर कुछ ब्रांचेस हमें देखने को मिलती थी और कुछ ह्यूमन फिगर्स भी हमें देखने को मिलते थे। कुछ जो सिंबल्स हैं जो पंचमार्ट कॉइन्स के ऊपर जिनकी नक्काशी करी गई, उनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस रही है, उनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रही है, लेकिन स्पेशली प्रिसाइज वे में अगर हम बात करें, पर्टिकुलर वे में अगर हम बात करें, तो पंचमार्ट कॉइन्स की जो सिग्निफिकेंस क्या होती थी, रूलर्स या कोई भी एम्पायर या किंगडम के लोग इनको क्यों इशू करते थे, एग्जैक्ट वर्ड्स में हम ये वाली चीज़ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन सिक्कों के ऊपर हमें कोई लेजेंड्स, कोई लंबी लंबी कहानियाँ देखने को नहीं मिलती हैं। अब पंचमार्ट कॉइन्स जो हैं उनके ऊपर जो पंचिंग करी जाती थी, उनके ऊपर जिस भी प्रकार से उनको मिंट करा जाता था, जो सिंबल वगैरह बनाया जाता था, उनके ऊपर जो मार्क्स होते थे, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखा कि वो प्राइमरी पंच मार्क्स भी हो सकते हैं, और किसी किसी पंचमार्ट कॉइन्स के ऊपर हमें सेकेंडरी पंच मार्क्स भी देखने को मिलते हैं। जो ये प्राइमरी पंच मार्क्स जो हैं, इनको आप ऐसा समझ सकते हो कि जिस टाइम पर जो सिक्का बनाया जा रहा है वो किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ गोल आकार का बना रहा हूँ, वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, और वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की शेप का जो सिक्का हो, अगर वो हॉट है और उसी टाइम पर आपने उसके ऊपर कुछ स्टैंपिंग कर दी, आपने उसके ऊपर पंचिंग कर दी, तो वो होता है प्राइमरी पंच मार्क। सेकेंडरी पंच मार्क क्या होता है कि इसको आप ठंडा होने का आप इसका वेट कर रहे हो, ये एकदम जो है कूल डाउन हो गया, और उसके बाद आपने कोई चीज़ इसके ऊपर हैमरिंग करी, बहुत ज़ोर की मारी, और यहाँ पर अगर इसके ऊपर कोई एक सिंबल बना हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल वी और ए बना हुआ है इसके ऊपर, तो आपने वी और ए करके ऐसा करके लिख दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी मार्क्स होते थे पंचमार्ट कॉइन्स के ऊपर, इनको हम काउंटर स्टैम्प्स बोलते हैं या फिर काउंटर मार्क्स बोलते हैं, जो कि बाद में ऐड कर जाते थे जब सिक्का पूरा का पूरा बन जाता था। और उस टाइम पर जैसा कि मैंने आपको बताया, सिक्कों को कोई भी हीट करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। कि आप ये सोचो कि गर्म जब सिक्का होगा, बिल्कुल लोहा जो है जब उसका गर्म होगा, उसी के बाद हम उस पर मार्किंग करेंगे या पंचिंग करेंगे या स्टैंपिंग करेंगे, ऐसा नहीं था। वो जो चीज़ होती थी जब सिक्का गर्म होता था और उसके ऊपर पंचिंग करी जाती थी, उसको हम प्राइमरी मार्क बोलते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्क, जिसको हम काउंटर स्टैंप या फिर काउंटर मार्क भी बोलते हैं, जब सिक्का जो है वो ठंडा हो चुका है, उसके ऊपर बाद में स्टैंपिंग करी जाती थी। अब ये भी हो सकता है कि उसकी जो लेयर हो सिक्के की, जो मेटल की जिससे वो यूज़ करा गया है, वो बहुत थिन हो, क्योंकि अगर थिक होगी तो उसके ऊपर स्टैंपिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर थिक सिक्का भी होगा, जो कि हमें मिले हैं कुछ कुछ पंचमार्ट कॉइन्स, और अगर वो इस सेकेंडरी पंचिंग मार्क मेथड का यूज़ करके, जिसको हम काउंटर स्टैंपिंग बोल रहे हैं या फिर काउंटर मार्किंग बोल रहे हैं, सिक्के को बिना गर्म करे, ठंडा होने के साथ ही जब वो सिक्का नॉर्मल अपनी मेटल स्टेट के अंदर है, एकदम कूल है, उसके ऊपर हम थप्पा मार रहे हैं, तो ऐसे भी एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं। तो ये दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई पंचमार्ट कॉइन्स की हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।